नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय राजनीति में ओबीसी बहुजन की वर्चस्व की बात कर रहा हूँ कि ओबीसी और बहुजन की वर्चस्व कब बढ़ी, किस तरह से बढ़ी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वर्चस्व जब भारतीय राजनीति में ओबीसी बहुजन की प्रारंभ से ही रही है, वो ब्रिटिश काल से ही रही है। लेकिन लोग के पास शक्ति तो थी लेकिन सत्ता नहीं थी, इस कारण इनमें भागीदारी नहीं मिलती थी। शक्ति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को ज़बरदस्ती किसी पे थोपना चाहता है, और सत्ता उसे कहते हैं जब इस शक्ति को वैधता मिल जाती है, तब उसे सत्ता कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले ये जो सवर्ण थे या दबंग जाति के थे, इनके पास शक्ति थी और इनके पास वैधता थी। वो जो ब्रिटिश काल में जो कानून था वो इनको वैधता देता था, जिसका एक उदाहरण 1858 का विद्रोह आप देख सकते हैं। उस विद्रोह में जो इन लोग धार्मिक आधार पर जो चर्बी वाले कारतूस को लेकर के ये लोग जो हंगामा मचाया, उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने भी बदलने की कोशिश नहीं की, जिनके कारण इनको वैधता मिली, इनके फेवर में सब कानून बनाए। इसके कारण छुआछूत, भेदभाव, जाति भेद ये सब बढ़ने लगा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का समय आता है, तब ये 1932 में जो पुणे पैक्ट होता है, उस पुणे पैक्ट को लेकर के फिर आगे बात बढ़ती है। तब ये अपनी शक्ति को मनाने का प्रयास करते हैं। वो शक्ति ये पुणे पैक्ट से लेकर के भारतीय संविधान से जब मिलता है ओबीसी बहुजन को, तब ये वैधता कहलाता है, तब इसे सत्ता कहते हैं। इस सत्ता के माध्यम से भारतीय राजनीति में ओबीसी एससी एसटी का वर्चस्व बढ़ने लगता है। और वो भी एससी एसटी को और जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये समुदाय के लोग जो वहाँ पे गए, तो सब मिलाकर के बहुजन कहा जाता है। इनकी भागीदारी बढ़ने लगी। फिर 60 और 70 के दशक आते आते ओबीसी एससी एसटी और बहुजन के जो लीडर थे, इनकी भागीदारी बढ़ने लगती है। उनमें आप माननीय काशीराम को देख सकते हैं, जो स्वर्गीय काशीराम हुए, या जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हुए, या स्वर्गीय शरद यादव हुए, या लालू प्रसाद यादव हुए। यही नहीं, जो भी मतलब एम करुणानिधि को भी आप देख सकते हैं। अभी वर्तमान में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं, नवीन पटनायक को देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देख सकते हैं, आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को देख सकते। इस तरह के बहुत से लीडर आए, तब इन लोगों ने अपने अनुसार इस संविधान से इस वर्ग को शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया, वैधता लाया। अब आजकल वर्तमान में जो ओबीसी के जो बहुत सारे राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं न कहीं शक्ति की ही प्रतीक है। और ये शक्ति इनको मिला संविधान से, आरक्षण से। वो आरक्षण जो आपने मंडल कमीशन के नाम सुना होगा, जो माननीय बीपी सिंह के टाइम में जो इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया। लागू तो नरसिम्हा राव के टाइम में किया गया, लेकिन इनकी देन स्वर्गीय बीपी सिंह की है। उसके बाद उस शिक्षण में जो आरक्षण की बात हुई, वो स्वर्गीय अर्जुन सिंह की देन है। इस तरह से भारतीय राजनीति में जब ओबीसी और बहुजन की शक्ति मिलती है, वर्चस्व बढ़ती है, तो लोगों को झुकना पड़ता है। क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद ही बहुत दिनों तक जो सवर्ण वर्ग के लोग या सवर्ण जाति के लोग जो भी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, उसका ये कारण था कि वहाँ पे ओबीसी और बहुजन के कोई लीडर नहीं थे। इनकी सारा जो वोट बैंक की राजनीति थी, वो सब अपने गांव में सवर्ण रखते थे, और वहाँ पे ओबीसी और बहुजन को वोट नहीं देने देते थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय राजनीति में ओबीसी और बहुजन वर्ग की जो प्रतिनिधित्व बढ़ती है, तो सबसे पहले ये वोट बूथ को अलग करवाते हैं। वो पहले तो शक्ति से करवाना चाहते हैं, लेकिन शक्ति नहीं मिल पाती है। तो जब जैसे जैसे राज्यों में ये अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये फिर वैधता संवैधानिक और वैधानिक रूप से वो बूथ को अलग करवाते हैं। सबसे पहले उस ओबीसी बहुजन के गांव में सामुदायिक भवन बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, तब वहाँ पे वोटिंग होती है, तब इन लोगों को सत्ता मिलती है। सत्ता माने वैधता मिलती है, और इस सत्ता के माध्यम से इस समाज का उत्थान होना शुरू होता है। आज नहीं, प्रारंभ से ही भारतीय राजनीति में ओबीसी और बहुजन की भागीदारी मजबूत रही है। इसी कारण भी बार बार ये कहा जाता है,
जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो भी आज की बात है। अभी आपने देखा कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, इन्होंने किस तरह से सख्ती से जब जब थोपना नहीं चाहे तब फिर इन लोगों ने संवैधानिक संशोधन करके इसको सत्ता में परिवर्तित करके ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया। तो उसी को लेकर के आज भी अब ओबीसी और बहुजन की आरक्षण बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि इन लोग के वर्गों की प्रतिनिधित्व मिले, और प्रतिनिधित्व मिलने के बाद इन लोग की सशक्तिकरण हो। लेकिन आज भी ये इन लोग शक्ति के माध्यम से ओबीसी के जो या बहुजन को जो सत्ता मिला उसको ध्वस्त करने की कोशिश करते भी हैं, कर भी रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि संविधान को भी ध्वस्त कर रहे हैं। कि आप देख लीजिए, चाहे वो हाथरस की घटना हो या फिर आपको उन्नाव की घटना हो, इस तरह से पर डे कम से कम जो भी कमज़ोर वर्ग के जो हैं, जो दलित समाज के जो लड़कियां हैं या उनके जो फैमिली है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे बहुजन हो, उसको कहीं ना कहीं पर डे कम से कम 50-100 बलात्कार देश में किए जा रहे हैं दबंगों की तरह। वो तो पेपर में या सोशल मीडिया से या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी, चाहे टीवी मीडिया से जो भी न्यूज़ आती है एक दो, वो पता चलता है। लेकिन ये क्राइम रिपोर्टर का ये कहना है कि पर डे कम से कम 10 से 20 जो कमज़ोर वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार होती है। ये सबको स्वीकारते हैं, लेकिन इसमें बहुत कमी भी आई है। अब वो कमी आई है जो जब इस वर्ग के लीडर लोग उभर करके आए हैं और ये शक्ति को जब वैधता प्रदान करके सत्ता में परिवर्तित किया है, तब लोगों की लड़ने की ताकत मिली। ना तो पहले और कितने होते होंगे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसका कोई भी प्रत्यक्ष आंकड़ा नहीं मिल सकता था, क्योंकि पहले भी इन लोग का मीडिया पर पकड़ था, चाहे न्यूज प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया जो आ गया और ख़ास करके स्मार्टफोन आ गया है, वो 1 मिनट भी नहीं लगता है जो भी इस तरह के जो इस वर्ग के उत्पीड़न के जो समाचार हैं वो जल्दी वायरल हो जाते हैं, सबको समझ में आ जाता है। उसके बाद ये पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसके कारण लोगों में डर भी पैदा हुआ। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में वर्चस्व आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही रही है। लेकिन हम लोगों के जो समाज के लोगों के पास सत्ता नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी। शक्ति थी तो मान ली लड़ना भी चाहते थे, इन लोग को जेल में डाल दिया जाता था। जैसे मान लिया जाए कि बाबू जगदेव प्रसाद को जो जहानाबाद में किस तरह से गाड़ी में खींच करके जीप में बांध करके तड़पा मारा, उसका बस यही कारण था कि इन लोग के पास सत्ता थी और उस सत्ता के माध्यम से इन लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि इन लोग पे लोग दौड़ा मार रहे हैं। जिस गांव में मान लिया जाए कि 10 ओबीसी या बहुजन रहते थे, उनको लोग भगा देते थे, आज लेकिन वही 10 घर 100 घर को जो दबंग लोगों के जो दबंग जाति के लोग उसको भगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता से आई है। और आज का ये प्रतीक है जो वर्चस्व है कि धीरे धीरे भारत में के राज्यों में मुख्यमंत्रियों की संख्या ओबीसी और बहुजन की बढ़ती जा रही है। और इस वर्ग के हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको ही मजबूरी है कि नहीं बनाओगे तो ये केंद्र से भी सत्ता जाएगी। आज आपका प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये उनको मतलब नहीं है कि सत्ता या शक्ति के माध्यम से कैसे ओबीसी का संरक्षण किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, उससे इनको मतलब नहीं है। बस इनको पद चाहिए, या जो भी इस गवर्नमेंट में जो जिस पद पर भी बैठे हुए हैं उनको सिर्फ पद चाहिए। और हम लोग के समाज को कैसे संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, इन लोग को पता नहीं है, ये करना भी नहीं चाहते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह सब लोग खामोश रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं तो शोषण होगा ही होगा। उनको संविधान की जानकारी नहीं होगी, सत्ता की जानकारी नहीं होगी। बहुत से अभी गांव में ऐसे ओबीसी और बहुजन लोग हैं जो अपने लीडर के बारे में भी नाम नहीं जानते हैं। कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जिनका नाम जानते हैं, मान लीजिए मायावती हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव हैं। और बहुत से जो भारत के जो राज्यों में जो लीडर ओबीसी हैं या बहुजन के, उनको नहीं, लेकिन उनको जानकारी देने की ज़रूरत है। एक लिटरेसी भी देने की ज़रूरत है, संवैधानिक शिक्षा भी देने की ज़रूरत है, सत्ता की शिक्षा देने की ज़रूरत है। जिस पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक शेर मैं इस पर कह देना चाहता हूँ, खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन। मैं आपको बता दूँ, अगर सब लोग खामोश रहेंगे तो ये जालिम का जो हुकूमत जो शासन चल रहा है इसके खिलाफ कौन बोलेगा, कोई ना कोई को तो बोलना पड़ेगा। तो इस चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
कि शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो चुकी है और वो शक्ति को वैधता संविधान ने, आरक्षण ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी ने दे दिया है। इस चलते डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस पर भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सत्ता दिल वालों को तो दिया लेकिन लुटा दी। मेरा कहने का मतलब है कि सत्ता हम लोगों ने अपना जान करके, चाहे ओबीसी कम्युनिटी को हो, चाहे बहुजन को, हम लोग सब लोग ने दिया, चाहे वो बीजेपी को, कांग्रेस ने दिया, लेकिन उन लोगों ने लुटा दिया। लुटाने का मतलब ये कि हम उन लोगों ने के द्वारा ही इन लोगों ने हम लोग का शोषण किया, आज भी कर रहे हैं। चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे हत्या के मामला हो। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कितने ओबीसी और बहुजन को इनकाउंटर करवाया, करवाने वाला कौन है? कहीं ना कहीं तो ओबीसी के लीडर ही उसमें शामिल है। आज भी सबसे ज़्यादा विधायक उसमें ओबीसी ईबीसी का है। क्यों नहीं उसका समर्थन उनसे वापस लेते हैं या केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? तो इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में ओबीसी और बहुजन के वर्चस्व को लोग स्वीकारें और इसको मजबूत करें, और ये इस कम्युनिटी को मजबूत करके देश की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू।